हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम कर रहे हैं टीएफए 2024 के सॉल्यूशंस को डिस्कस। ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसके अंदर हम पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन के साथ। तो गाइस देखो, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसके अंदर देखो क्या गिवन है हमारे पास। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो 3 इलेक्ट्रिक चार्जेस का हमें एक सिस्टम बोला गया है। एक चार्ज हमें यहाँ पर माइनस क्यू दे रखा है, प्लेस्ड एट पॉइंट 00D। तो ये पॉइंट है 00D एंड यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज को प्लेस किया गया है। सेकंड चार्ज जो है गाइस वो हमारे पास अल्फा क्यू है, जिसको हमने ओरिजिन के ऊपर प्लेस किया। तो ये ओरिजिन है और यहाँ पर अल्फा क्यू चार्ज को प्लेस किया गया है। थर्ड चार्ज है हमारे पास माइनस बीटा क्यू, ओके, जिसको प्लेस किया गया है 00 माइनस डी के ऊपर, यानी कि इधर। तो ये तीन चार्जेस हैं हमारे पास यहाँ पर, एक माइनस क्यू, एक अल्फा क्यू और एक है माइनस बीटा क्यू। अब क्या बोला, द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा आर सच दैट मोनोपोल एंड डायपोल मोमेंट, मतलब एंड डायपोल टर्म्स वैनिश इन द मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो गाइस अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास अल्फा और बीटा की इस तरह से वैल्यू है कि हमारे पास जो मोनोपोल मूवमेंट और जो डायपोल मूवमेंट की वजह से जो टर्म आती है पोटेंशियल के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वैनिश हो चुकी है, यानी कि उनकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, और ये चीज कब अचीव होती है, तो हमारे पास सिस्टम जो है वो क्वाड्रपोल हो, यानी कि तब हमारे पास मोनोपोल मूवमेंट यानी कि समेशन ऑफ चार्जेस भी जीरो, राइट, और साथ में हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट है सिस्टम की वो भी हमारे पास जीरो। तो हमें ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन कंडीशंस का यूज करके क्या होगी, हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी जहां से हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू को इवेल्युएट करा सकते हैं। तो अभी हमारा काम यहां पर यही है सबसे पहले तो। ठीक है, तो आप फिर देखते हैं यार, निकालते हैं इनकी डायपोल मोमेंट, कि सिस्टम की डायपोल मोमेंट क्या होगी उसको जीरो करते हैं एंड ऐसे समीशन ऑफ चार्जेस भी करते हैं। ठीक है, तो देखो मोनोपोल मोमेंट को पहले जीरो करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, मोनोपोल, अगर मोनोपोल मोमेंट की बात करता हूं वैसे तो समीशन ऑफ चार्जेस से आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक तो चार्ज रखा था माइनस क्यू, एक चार्ज रखा था अल्फा क्यू एंड तीसरा चार्ज रखा था माइनस बीटा क्यू। ठीक है, ये हमें यहाँ पर तीन चार्जेस गिवन थे। ओके, तो इनका सम हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन से क्यू को गायब कर दो, अपने पास बचेगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो एक तो इक्वेशन गाइस हमारे पास ये आ गई मोनोपोल मोमेंट से, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर क्या है, अगला काम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना। तो डायपोल मोमेंट को भी हमें जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, जीरो पुट करना पड़ेगा। तो डायपोल मोमेंट सिस्टम की कैसे निकालते हैं, समीशन आएगा, साथ में क्यू आई एंड साथ में आर आई वेक्टर, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं फर्स्ट चार्ज की, जो कि चार्ज है मेरे पास माइनस क्यू, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कहां पर है अपने पास, ओरिजिन से वो सिर्फ जेड डायरेक्शन में है, राइट। तो अपने पास यहां पर क्या आएगा, प्लस डी जेड कैप आएगा, प्लस डी जेड कैप आएगा इस तरह से। फिर अपने पास अगला चार्ज है अल्फा क्यू, जो कि ओरिजिन के ऊपर प्लेस है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया जीरो। फिर अपने पास जो नेक्स्ट चार्ज है वो है माइनस बीटा क्यू, राइट, एंड इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, माइनस डी जेड कैप, माइनस डी जेड कैप है इस तरह से। तो अपने पास यहां से क्या आया, ये आया माइनस क्यू साथ में डी जेड कैप। इधर की बात करें अगर, तो यहां से आया बीटा, बीटा क्यू डी साथ में जेड कैप इस तरह से। तो राइट, और इसको हमें क्या करना होगा, इक्वल टू जीरो पुट करना होगा, राइट। इस डायपोल मोमेंट को क्या करना होगा, जीरो पुट करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रपोल टर्म होने के लिए तब हमारे पास ये दोनों टर्म्स क्या कर रही हो, वैनिश कर रही हो, तो उसके लिए हमारे पास मोनोपोल मोमेंट भी जीरो होनी चाहिए एंड डायपोल मोमेंट भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म में मोनोपोल का पोटेंशियल भी नहीं होगा एंड डायपोल मोमेंट वाली टर्म का भी पोटेंशियल नहीं होगा, अगर ये टर्म जीरो हो जाती है तो। ओके, तो अपने पास यहां पर क्या होगा, अभी देखो जो बीटा की वैल्यू है, क्योंकि क्यूडी से क्यूडी कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पूरी इक्वेशन से काट सकते हैं, तो जो बीटा की वैल्यू है यहाँ से वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है 1। ठीक है, तो अब बीटा की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करा देंगे 1, तो अपने पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास यहाँ पर 2 आ चुका है एंड बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। ठीक है, जस्ट यहाँ पर पुट किया गया यहाँ पर बीटा की वैल्यू को और अल्फा इक्वल टू 2 मिल गया हमें। तो बीटा और अल्फा हमारे पास आ चुके हैं। तो ये वैल्यूज ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल के अंदर सिर्फ क्वाड्रपोल मोमेंट वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही होगी, मोनोपोल वाली और डायपोल वाली जो टर्म है वो वैनिश हो जाएगी। तो ये वो अल्फा बीटा की वैल्यूज है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, अब उसको भी रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वाड्रपोल टर्म ऑफ द पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जीरो। तो गैस यहां पर बोला है कि एक्स वाई प्लेन, क्योंकि देखो यहां पर जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो दे रखा है, राइट।
तो ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये वाला जो मैं यहाँ पर येलो कलर से अलग से शो कर रहा हूं तुम्हें, इस प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट है अपने पास, मान लो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा क्वाड्रुपोल मूवमेंट की टर्म की वजह से, वो यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब तीन चार्जेस हैं, तीन चार्जेस की वजह से क्या हम एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं? बस यही काम है हमारा। ठीक है, बस इतना सा ही काम है। ओके, तो आप फिर यार फाइंड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे, चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, तो देखो किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर चार्ज अपने पास माइनस क्यू, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, यहाँ पर चार्ज है अल्फा क्यू, एंड यहाँ पर अपने पास क्या है माइनस, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, तो यहाँ पर 2 क्यू कर दिया। ठीक है, बीटा की वैल्यू 1 आई थी, तो यहाँ पर माइनस क्यू आ जाएगा इस तरह से। तो ये तीन चार्जेस हैं अपने पास। ठीक है, राइट, एंड लेट्स से ये अपने पास यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है एक्स वाई, जहां पर हमें निकालना है क्या, पोटेंशियल। ठीक है, ओके, तो देखो कैसे निकाला जाएगा पोटेंशियल, इसको पॉइंट पी कह देता हूं मैं यहाँ पर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कैसे आएगा, ये वाला चार्ज यहां तक डिस्टेंस कितना होगा इसका, इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना होगा भाई, अगर इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0 है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इस तरह से। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है, नीचे वाला भी डिस्टेंस क्या अपने पास डी है, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा था 0 0 डी। करेक्ट, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा था 0 0 माइनस डी। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? राइट, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। तो चार्ज है यहाँ पर माइनस क्यू, तो माइनस के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इस तरह से। फिर अपने पास सेकंड चार्ज है 2q। ठीक है, तो k इंटू में 2q, एंड यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है इस तरह से। राइट, ऐसा ही है। अब इसके बाद तीसरा चार्ज हमारे पास यहाँ पर माइनस क्यू। अब माइनस क्यू का डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का यही होगा सेम, क्योंकि ये भी डिस्टेंस डी है और ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। राइट, तो अपने पास यहां पर आएगा क्या, माइनस में क्यू, के भी आएगा साथ में, एंड डिवाइड बाय आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, वीपी इज इक्वल टू, सबसे पहले ये वाली टर्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो आएगा 2kq डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड क्योंकि दोनों टर्म सेम है तो इनको एडअप करके हमारे पास आएगा माइनस 2kq डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इस तरह से। अब जो टर्म कॉमन है मैं कॉमन यहां पर निकाल लेता हूं, तो मैंने निकाला 2kq को बाहर कॉमन। ठीक है, राइट, और साथ में इस अंडर रूट वाली टर्म को भी बाहर निकाल रहा हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो अपने पास बचेगा 1 माइनस में यहां पर क्या आएगा, अभी गाइस यहां पर बनेगा हमारे पास टर्म कुछ इस तरह की, क्योंकि मैंने बाहर निकाला ये वाली टर्म अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब इस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में डाल दो ये वाली टर्म। ठीक है, राइट, तो अपने पास यहां पर क्या बनेगा, इस अंडर रूट के अंदर अपने पास बनेगा 1 प्लस में डी स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में डी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इस तरह से, है ना। ओके, एंड इस कंप्लीट टर्म का क्या है, अंडर रूट है अपने पास यहाँ पर इस तरह से। जस्ट लेट मी क्रॉस चेक, ये ठीक है क्या, जस्ट मैंने इस टर्म को बाहर निकाला तो ये अंडर रूट में इसके नीचे चला जाएगा और मैं इस अंडर रूट के अंदर उसको लेके जा सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस में डी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, राइट। तो कैसे हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, जस्ट मैंने इस टर्म को बाहर कॉमन निकाला है इन दोनों टर्म के अंदर से, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी, राइट, कॉमन निकालने पर। ओके, अब इस वाली टर्म को मैं लेके आऊंगा न्यूमरेटर में और फिर मैं यहाँ पर बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 2kq डिवाइड बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, फिर अपने पास आएगा 1, उसके बाद हमारे पास बीच में नेगेटिव साइन है तो माइनस साइन आया, फिर अपने पास है 1 प्लस में डी स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट में, एक मिनट, अंडर रूट तो शायद कंप्लीट के ऊपर है ना, तो यहाँ पर सिंपल जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट हाफ आएगा इस तरह से, इनफैक्ट माइनस हाफ आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर प्लस हाफ था तो ये टर्म तब न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस हाफ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर प्लस हाफ था तो ये टर्म तब न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा इस तरह से। ओके,
अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो d है वो काफी ज्यादा स्मॉल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के कंपेरिजन में, ये यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन मान रहे हैं क्योंकि देखो तब ये चार्जेस इस तरह के आते हैं तब ये डायपोल सिस्टम दे रखा होता है, ठीक है। तो वहां पर जनरली जो डिस्टेंस d होता है वो काफी ज्यादा स्मॉल कंसिडर किया जाता है, ठीक है, राइट। और हमारे पास जो अभी यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन है ये ऑप्शंस के साथ अभी मैच नहीं किया, तो यानी कि उन्होंने भी ये कंडीशन यूज की होगी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस के साथ अभी हमारे पास रिजल्ट मैच नहीं किया है, राइट। और क्वेश्चन में वैसे कहीं पर बोला भी नहीं था कि डी काफी ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। तो ये हम अपनी तरफ से यहाँ पर कंडीशन डाल रहे हैं क्योंकि जनरली ये कंडीशन यहाँ पर यूज की ही जाती है कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस डी है इस एक्स वाई के डिस्टेंस से हमारे पास क्या होता है काफी ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर कंसिडरेशन लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, कंसिडरिंग d इज वेरी लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं कि जो ये वाली टर्म है 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ये जो टर्म है हमारे पास ये इक्वल हो जाएगी 1 माइनस में डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो होती है वो क्या हो जाती है 1 प्लस एन एक्स हो जाती है। तो यहाँ पर पावर माइनस हाफ था तो जस्ट वो पावर माइनस हाफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया आकर के, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अब इस रिजल्ट को ऊपर पुट करा दो तो अपने पास जो पोटेंशियल पॉइंट P के ऊपर है वो क्या बनेगा 2kq डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में आएगा 1 माइनस में इधर से आएगा 1 माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है, ओके। अब तब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। और अपने पास ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टर्म बन जाएगी। तो अपने पास यहाँ पर इन द एंड क्या रिजल्ट बचेगा, अपने पास बचेगा 2kq डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। और साथ में अपने पास यहाँ पर आएगा क्या डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव टर्म आएगी तो इस तरह से आ जाएगा। तो 2 से 2 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको अभी लिखा जा सकता है, इस चीज को लिखा जा सकता है के क्यू डी स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर की पावर 3/2। तो इस टर्म को हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। अब जस्ट ऑप्शंस के साथ मैच करा लो, ठीक है, कि तुम्हारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है एंड दैट्स इट। तो क्या टर्म आई तुम्हारे पास के क्यू डी स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की पावर 3/2, ठीक है। और के की वैल्यू सबको पता होती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर वही आ रखा है के क्यू डी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम को अप्रोच करना था। बस यहाँ पर के की जगह पर उन्होंने क्या यूज कर रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज कर रखा है, कूलम्स कांस्टेंट होता है ना के 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो सब्स्टिट्यूट करा लोगे एंड तुम्हारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें अपना आंसर मिल चुका है, यही तुम्हारे पास करेक्ट आंसर है इसका। डन, समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल था, है ना, नोट करो इस चीज को। तो अभी मूव करते हैं गाइस फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या कह रहा है, इन इनफाइनाइट फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो देयर आर 2 spherical gas bubbles radius r1 and r2 respectively. The gas has density rho g जो कि हमारे पास लेस होगी रो से. The center of the bubbles are separated by a distance r, जहां पर r गैस काफी बड़ा दे रखा है r1 और r2 से, ठीक है। यहां पर बोला गया है कि जो हमारे पास कैपिटल R जो कि सेपरेशन है वो हमारे पास काफी बड़ा है रेडियस से, जो हमारे पास यहाँ पर दोनों बबल्स बने हुए हैं अंदर, ठीक है, उनके रेडियस से हमारे पास काफी ज्यादा बड़ा है उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। लेट्स से एक ये बबल है एक ये बबल है, इसका रेडियस r1 है इसका रेडियस r2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल R, इसका रेडियस r1 इसका रेडियस r2, एंड के बीच का जो डिस्टेंस हो क्या कैपिटल R, तो कैपिटल R जो है हमारे पास काफी ज्यादा बड़ा है उससे, ठीक है। इफ द स्पेस हैज नो अदर फोर्स देन ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी के अलावा यहाँ पर कोई दूसरी फोर्स नहीं है, द बबल विल, अब गाइस यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू अट्रैक्टिव ग्रेविटेशन फोर्स, और यहाँ पर फोर्स हमें यहाँ पर ये दे रखी है, फिर ऐसे मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू अट्रैक्टिव ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कह रहा है कि यहाँ पर दोनों बबल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। फिर ऐसे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, ये कह रहा है कि रिपल्शन हो रहा होगा, ये भी कह रहा है रिपल्शन हो रहा होगा, साथ में यहाँ पर फोर्सेस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन डिजाइन है। आई होप कि अगर तुम ये वीडियोस देख रहे हो तो तुमने क्वेश्चन पेपर पहले देखा ही है, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं अभी, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन तो पता ही कि क्या है एग्जैक्टली है। तो आओ गाइस फिर अभी मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ।
तो गाइस देखो, पहले ना एक मैं तुम्हें कंसेप्ट बताना चाहूंगा ताकि क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो पाए। ठीक है, मान लो कि मैं ना जस्ट एक कंटेनर ले रहा हूं, मैंने जस्ट एक कंटेनर लिया एंड कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर है। ठीक है, एंड वाटर के अंदर मेरे पास एक बबल बन जाता है। क्या बन जाता है? बबल बन जाता है। तो इस बबल के साथ क्या होगा? क्या ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? थोड़ा सोच के बताओ मेरे को, खुद सोचो। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा इसके साथ? क्या लगता है, ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? क्या सबको ये लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि जो बबल है ये हमारे पास लाइटर इन वेट है। ठीक है, राइट, क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पेस है काइंड ऑफ, यहाँ पर हमारे पास गैसेस है काइंड ऑफ, राइट। तो गैसेस हमारे पास क्या होती है? लाइटर होती हैं इन कंपेरिजन टू दिस लिक्विड। तो ये लिक्विड नीचे आएगा जिसकी वजह से ये बबल जो है हमारे पास वो क्या चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है लेकिन जो बबल है उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है लेकिन जो बबल है वो अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम समझ पा रहे हो तो हो क्या रहा है कि अपने पास जो हैवियर मास है जो इस बबल के ऊपर था वो यहां पर नीचे की तरफ अट्रैक्ट हुआ है अर्थ पे। ठीक है, मतलब जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रही है। इस वाले पोर्शन का मास कम था, बबल वाले पोर्शन का, बबल वाले पोर्शन का क्या था? मास कम था, जिसकी वजह से ये ऊपर चला जाएगा एंड ऊपर वाले लिक्विड का क्या था? मास ज्यादा था, वो ज्यादा फोर्स फील करेगा जिसकी वजह से वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो यहां पर यह सिनेरियो हो रहा होगा। तुमने यहां पर क्या देखा कि अगर कोई एक लाइटर पोर्शन बीच में है तो ग्रेविटेशन की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ये अभी हमने यहां पर चीज समझी। ओके, अब हमारे पास यहां पर जो सिस्टम दे रखा है वो कैसा दे रखा है कि हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस है एंड वो सारा का सारा एक सम डेंसिटी के मटेरियल से फिल्ड है। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्पेस है गाइस, हमारे पास यहां पर इनफाइनाइट स्पेस है, कोई कंटेनर नहीं है, पूरा स्पेस के अंदर ही मान लो कि पानी है। ठीक है, पूरा स्पेस के अंदर ही तुम्हारे पास क्या है? पानी है, मान लो। ठीक है, एंड उसकी डेंसिटी है तुम्हारे पास यहां पर रो। ओके, अब तुम्हारे पास दो गैस बबल दे रखे इस तरह से कि एक बबल ये, एक बबल ये। ठीक है, अब इसके ऊपर गैस कहीं बाहर से ग्रेविटी नहीं आएगी क्योंकि बाहर तो यार पूरा एक जैसी सराउंडिंग है। ठीक है, राइट, तो बाहर का इंफ्लुएंस इन दोनों के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बाहर तो क्या है हमारे पास, हर जगह पर, हर जगह के ऊपर हमारे पास क्या था? लिक्विड था। तो अगर लेट्स से मेरे पास सिर्फ एक बबल है, सिर्फ मेरे पास यहाँ पर एक बबल है, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कहीं और से नहीं आने वाली, ये सिर्फ यहीं पे ही लोकेट रहेगा जहां पर बबल था, ये बबल वहीं पर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हर डायरेक्शन से फोर्स लग रही होगी तो वो कैंसल आउट हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मासेस इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा स्पेस है तो वो यहीं पे ही रहेगा बबल, ये कहीं मूव नहीं करने वाला। राइट, लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, एक बबल और ले आता हूं, तब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक बबल और ले आता हूं, तो अब सिनेरियो बदलेगा। कैसे बदलेगा? ध्यान देना, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला कि काफी बड़े स्पेस के अंदर तुम्हारे पास यहां पर क्या? वाटर है। ठीक है, राइट। तो अगर इस जगह पर तुम क्या लेके आयो? बबल लेकर के आयो, और यहां पर जो है इधर तो वाटर है। अगर मैं इधर बनाऊं एक बबल, और ये बबल नहीं है गाइस यहां पर, इसके अंदर ये वाटर ही है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर जस्ट ये कह रहा हूं कि अपने पास एक ये वाला और ये वाला सेम डिस्टेंस के ऊपर, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, इस तरह से। अब जो क्वेश्चन में सिस्टम दे रखा है वो सिर्फ इन दो बबल्स का दे रखा है, एक ये वाला और एक ये वाला। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये दे रखे हैं, ये एयर बबल है गाइस, ये दोनों, ये भी एयर बबल है। ठीक है, और ये वाला भी एयर बबल, ये दोनों एयर बबल दे रखे हैं। ठीक है, ये वाला यहां पर वाटर है, ये वाला मैंने कैसे बनाया? बस सेम डिस्टेंस के ऊपर बनाया। क्या बनाया मैंने? सेम डिस्टेंस के ऊपर बनाया, समझाने के लिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, समझाने के लिए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ये समझना। अब ये वाला मैंने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बनाया है, तो अब अगर यहां पर ये एयर बबल ना होता तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसके ऊपर इक्वल अमाउंट की फोर्स लगा करके इसके ऊपर फोर्सेस को बैलेंस करा रहे होते। लेकिन अभी यहां पर क्या हुआ कि इधर मास ज्यादा है, इधर मास है नहीं, इधर मास ज्यादा है, इधर मास है नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो मास है ना, जो कि हैवी मास है, और ये वाला एक लाइटर मास है, तो इसका जो हमारे पास यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर इंफ्लुएंस होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। इस वाले का जो इंफ्लुएंस है इसके ऊपर वो क्या होगा? ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, है ना। तो अब हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला मास है ना, वो इस वाले पोर्शन के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। जो यहां पर अपने पास वाटर प्रेजेंट है, जो मास प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या लगाएगा? ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये वाला मास इस डायरेक्शन में मूव करेगा,
जिसकी वजह से जो यहां पर ये एयर बबल है वो इस तरफ मूव करेगा। यानी कि जो मेरे पास दो एयर बबल्स हैं, ये दो एयर बबल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे लॉजिकली। ठीक है, ये जो दोनों एयर बबल्स हैं ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे लॉजिकली, क्योंकि इतने ही डिस्टेंस के ऊपर यहां पर जो मास था वो इस वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस वाली साइड का मास ज्यादा है तो ये ज्यादा फोर्स को प्रोड्यूस करेगा इस रीजन के अंदर। इस वाले पोर्शन का मास कम था जिसकी वजह से यहां पर ये क्या कर पाएगा, कम फोर्स प्रोड्यूस कर पाएगा, तो ये वाला मास जीत जाएगा, ठीक है, फोर्सेस की टर्म में, और इस वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो एयर बबल है वो इस तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों एयर बबल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से सिर्फ इतनी ही चीज से हमने यहां पर क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि अपने पास जो अट्रैक्शन वाले केस है ना वो करेक्ट हो सकते हैं, जो रिपल्शन वाले केसेस हैं वो इनकरेक्ट है। तो दो ऑप्शन मैंने यहां पर एलिमिनेट कर दिए सिर्फ इस लॉजिक से। ठीक है, दो ऑप्शन मैंने क्या कर दिया यहां पर, एलिमिनेट कर दिए इस लॉजिक से, तो बचे हमारे पास यहां पर दो ऑप्शन। अब इसकी मैथमेटिक्स करते हैं एक्यूरेटली। ठीक है, अभी तो जस्ट गाइस मैंने समझाने के लिए बोला कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है, किस तरह से तुम यहां पर अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को समझ सकते हो। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं जरा। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो अपने पास एक एयर बबल ये रहा, एक एयर बबल ये रहा। ठीक है, अब गाइस देखो इसको ना एक तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अपने पास ना जैसे अगर एयर बबल है, ठीक है, राइट, तो एयर बबल काइंड ऑफ हमारे पास यहां पर पूरे स्पेस के अंदर एक वैक्यूम सा बना हुआ है, क्योंकि देखो हर जगह तुम्हारे पास डेंसिटी रो है, सिर्फ यहां पर तुम्हारे पास क्या है, रो जी है, क्योंकि यहां पर गैस है, गैस की यहां पर डेंसिटी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर रो जी गिवन थी। ओके, तो यहां पर तुम्हारे पास लाइटर सब्सटेंस है, तो इसको तुम यहां पर कैसे कंसिडर कर सकते हो, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कैविटी वाली प्रॉब्लम्स की थी, अगर तुम्हें याद आ रहा हो। ठीक है, कि हमें क्या करते थे कि एक स्फीयर को रिमूव करते थे स्फीयर के अंदर से, ठीक है, एंड फिर वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, तो ये भी तो वैसी प्रॉब्लम है ना। तो यहां पर भी हम सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं, राइट। लेकिन बस दिक्कत की बात यहां पर क्या रहेगी, जिसको समझना अभी आसान रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बेस बना चुका हूं। चीज समझना, अपने पास तब कैविटी वाली प्रॉब्लम्स होती थी, मान लो कि तुम्हारे पास ये स्फीयर है एंड इस स्फीयर के अंदर से यहां पर हमने स्फीयर रिमूव किया, तो अगर पहले बिग वाला स्फीयर जो उसकी डेंसिटी रो है, तो हम यहां पर कहते थे कि मान लो कि अपने पास यहां पर प्लस रो और माइनस रो एक साथ है, कि प्लस रो तो इस बड़े वाले के साथ मिलकर एक बड़ा स्फीयर बना देगा और माइनस रो का एक छोटा स्फीयर बन जाएगा, एंड फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। करेक्ट, यही काम करते थे हम लोग। तो अभी ऐसे ही इसी प्रॉब्लम के अंदर तो हम करेंगे। ठीक है, अपने पास अगर बाहर रो है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक माइनस रो और एक प्लस रो की टर्म बना सकते हैं। ठीक है, एक माइनस रो और एक प्लस रो की टर्म बना सकते हैं। प्लस रो वाली जो टर्म है वो बाहर वाले स्पेस के साथ मिलकर के क्या कर देगी, जीरो फोर्स प्रोड्यूस करेगी हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर तुम्हारे पास पूरा बड़ा स्पेस है जो कंप्लीटली फिल्ड है, तो हर डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट की फोर्स लगेगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो बचाइए माइनस रो वाला जो कि फोर्स को क्रिएट करेगा, लेकिन यहां पर तो मासेस है, तो नेगेटिव मास क्या सेंस बनाएगा, नेगेटिव मास गाइस देखो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर तुम उसका समझो कि वो उसकी वजह से हो क्या रहा है, जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था अभी कि कंटेनर के अंदर अगर तुम्हारे पास क्या हो, एक एयर बबल हो, ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन से क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो तुम यहां पर जस्ट ये कह सकते हो कि अगर तुम्हारे पास कहीं पर नेगेटिव मास आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारे पास फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, यानी कि वहां पर बेसिकली रिपल्शन वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास ये अर्थ है जो तुम्हारी ग्रेविटी प्रोड्यूस करे नीचे की तरफ, ठीक है, ये कंटेनर अर्थ के ऊपर है, राइट, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसका मास नेगेटिव है तो ये ऊपर की तरफ तुम्हारा चला जाएगा एयर बबल, क्योंकि ये लाइटर है सराउंडिंग से। ठीक है, तो वहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं, काइंड ऑफ नेगेटिव मास ट्रीट कर रहे हैं, जो कि शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो तुम यहां पर उसको समझ सकते हो इस तरह से, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे पास नेगेटिव मास जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, राइट, एटलीस्ट मैकेनिक्स में तो। ओके, ठीक है, एटलीस्ट मैकेनिक्स में तो। ओके, तो अपने पास यहां पर जो है नेगेटिव का जो सेंस है वो क्या है, जस्ट कि अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा होगा। तो अब मैं यहां पर क्या कंसिडर कर रहा हूं गाइस, कि अपने पास क्योंकि एक तो यहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं कि एक तो अपने पास यहां पर माइनस रो डेंसिटी आई, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कैविटी वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, एंड साथ में यहां पर क्वेश्चन में ही गिवन है कि एक रोजी गैस की डेंसिटी है। ठीक है, तो कैविटी के ऊपर यहां पर एक अलग डेंसिटी भी दे रखी है उस कैविटी वाले रीजन के अंदर, ठीक है, जिसकी डेंसिटी हमें दे रखी है रोजी, जो कि गैस की मास डेंसिटी है। ठीक है, ऐसे इसके अंदर भी सेम चीज होगी, ऐसे
ठीक है। नेगेटिव साइन को यहाँ पर बाहर कॉमन निकाल लो तो अपने पास आएगा रो माइनस रो जी इस तरह से, ठीक है। इधर भी नेगेटिव साइन को बाहर निकालो तो रो माइनस रो जी आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी माइनस रो जी, इसकी भी डेंसिटी माइनस रो जी। अब दोनों ही तुम्हारे पास यहाँ पर क्या बन चुके हैं, नेगेटिव मास बन चुके हैं, राइट। तो अगर सिमिलर काइंड के मासेस हैं तो वो क्या करेंगे, अभी यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर तुम्हारे पास दोनों मास पॉजिटिव होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं ना। तो ऐसे अगर तुम्हारे पास दो मासेस हैं, राइट, जो दोनों ही नेगेटिव हैं, तो वो भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अट्रैक्शन वाला तो मैं कंक्लूजन तुम्हें पहले भी दे चुका हूँ कि दोनों बबल्स होंगे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो कंक्लूजन में तुम्हें पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, देखो जो फोर्स होती है ग्रेविटेशन वो क्या होती है, माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अगर मैं m1 की बात करता हूं, यानी कि पहले वाले बबल के मास की बात करता हूं, तो वो आएगा माइनस रो, माइनस में रो जी, एंड साथ में उसकी वॉल्यूम, ठीक है, साथ में उसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या दे रखा है, हमें रेडियस दे रखा है। तो यहां पर आएगा 4/3 पाई r1 क्यूब इस तरह से। फिर ऐसे मास m2 अपने पास आएगा माइनस रो जी, एंड साथ में आएगा 4/3 पाई r2 क्यूब इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर m1 m2 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा दो तो अपने पास आएगा माइनस m1 की जगह पर आएगा रो माइनस रो जी, ठीक है, साथ में आएगा 4/3 पाई r1 क्यूब इस तरह से। अब m2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस माइनस साइन, तभी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रो माइनस रो जी का स्क्वायर आ जाएगा, 4/3 पाई का भी स्क्वायर चला जाएगा, एंड साथ में r2 क्यूब आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और गाइस ये वाला जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन शो कर रहा है कि यहाँ पर दो एयर बबल्स क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को। एंड डिवाइड बाय अपने पास क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, राइट। आर मतलब उनके बीच का जो सेपरेशन है जिसको हमने कैपिटल आर के साथ डिनोट किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑप्शंस में कैसा दे रखा है, ओके, इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड जी यूज किया, ठीक है, और साथ में रो माइनस रो जी, ठीक है, ओके, नाइस। तो गैस हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस जी, मतलब सेम ही लिखा हुआ इन्होंने, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पर अगर तुम मैग्नीट्यूड की बात करते हो, सिंपल जस्ट नेगेटिव साइन को हटा लो, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन में भी ऐसा ही दे रखा है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, सेम फॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो लो भाई ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या अट्रैक्शन हो रहा है जो मैं पहले बता ही चुका था तुम्हें, ठीक है। तो इस तरह से गैस हमें इस प्रॉब्लम को यहाँ पर अप्रोच करना था। तुम देखा जाए तो मेनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा था कि कैलकुलेशन नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन बात थी कंसेप्ट्स की कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं, ओके। तो अपने पास यहाँ पर इस तरह से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके, हैप्पी, बढ़े आगे। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। तो देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, अ मास ऑफ mkg of water at temperature Ta is isobarically and adiabatically mixed with equal mass of water at temperature Tb, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर दोनों सब्सटेंस यहाँ पर वाटर है, ठीक है, जो मिक्स किए जा रहे हैं दोनों ही वाटर हैं, एंड हमारे पास उनका जो मास है वो भी इक्वल है। तो अगर तुम्हारे पास मास सेम होता है एंड दोनों का सब्सटेंस सेम ही है, मतलब दोनों जो मिक्स कर रहे हैं दोनों सब्सटेंस सेम है, तो जो फाइनल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, T1 + T2 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। अगर हमारे पास सेम सब्सटेंस मिक्स हो रहा है, राइट राइट, तो अपने पास वहां पर जो टेम्परेचर होता है फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग वो अपने पास क्या होता है, T1 + T2 डिवाइड बाई 2 होता है, ओके। तो ये यहां पर हमें बोला गया सेम सब्सटेंस को मिक्स करने पे और उनका मास भी अगर सेम हो तो, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास यहां पर ये फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इसको आइसोबारिकली किया जा रहा है, साथ में एडियाबैटिकली है, यानी कि हमारे पास यहां पर जो हीट ट्रांसफर हुई है वो उनके आपस में हुई है, कहीं बाहर नहीं जा रही है। मतलब कि लेट्स से ये तुम्हारे पास यहाँ पर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर तुम्हारे पास वाटर 1 था, ये वाटर 2 था, इन दोनों को यहाँ पर मिक्स किया, तो जो हीट ट्रांसफर हुई वो इनके बीच में हुई है, सिस्टम को छोड़ करके बाहर नहीं जा रही है, ठीक है। तो जो भी हीट का ट्रांसफर होगा वो इन दोनों के बीच में हो रहा होगा आपस में, कहीं बाहर नहीं जाने वाला, ओके। तो अपने पास यहां पर कहीं पर हीट का लॉस नहीं है, और साथ में जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। एंड निकालने के लिए क्या बोला हमें यहाँ पर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज Cp, ओके, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज, ओके। तो गाइस हमें यहाँ पर एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए बोला गया। तो एंट्रोपी चेंज क्या होती है हमारे पास, डेल्टा S = dq/t का इंटीग्रेशन होता है इस तरह से, है ना। और अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जो dq होता है वो होता है Cp/dt, ठीक है, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है।
और कैसे अगर देखो डायरेक्टली तुम्हें एंट्रोपी वाला रिजल्ट याद होता है तो एंट्रोपी वाला रिजल्ट भी तुम डायरेक्टली लिख सकते हो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर आ भी जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। तो यहाँ पर CPDT डिवाइड बाई टी इस तरह से, तो ये बन जाएगा CP log T, ठीक है। तो अगर तुम्हें डायरेक्टली याद है तो तुम ये भी यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लिमिट्स जरूर से आएंगी TI से लेकर के TF इस तरह से, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास यहाँ पर क्या थे, दो वाटर है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर जिनको मिक्स किया गया है, राइट। तो उनका इंडिविजुअल का एंट्रोपी चेंज निकालो एंड टोटल एंट्रोपी चेंज दोनों का सम हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो जो डेल्टा एस आएगा वो अपने पास क्या आएगा, डेल्टा S1 प्लस में डेल्टा S2 इस तरह से। तो जो पहले वाला वाटर है उसके साथ क्या हुआ है, देखो भाई, जो पहले वाला वाटर है उसके साथ क्या हुआ है, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है TA, ठीक है। तो वो TA से कहां तक गया है, इस टेम्परेचर तक गया है। गाइस यहाँ पर ये टेम्परेचर TA और TB था, तो प्लीज यहाँ पर T1 T2 की जगह पर TA TB कर लो, क्योंकि जो वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए गए हैं वही तो यूज करेंगे ना भाई, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा पहले वाले के लिए, कि हम गए हैं TA से लेकर के TF की वैल्यू ये है, मैं यहाँ पर TF यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन TF की वैल्यू में पता है कि ये है, ठीक है, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर है आफ्टर मिक्सिंग, फाइनल टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग, ओके। तो इस तरह से होगा। फिर अपने पास ऐसे नेक्स्ट आएगा CP log T एंड साथ में आएगा यहाँ पर इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है सेकंड वाली का TB, तो TB से TF तक, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करा लेंगे, अपने पास क्या बनेगा CP log TF डिवाइड बाई TA, ओके। फिर ऐसे CP साथ में आएगा log TF बाई TB। तो ये इस तरह से गाइस हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा S के लिए एंट्रोपी चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, CP को लिया कॉमन, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, डेल्टा S इज इक्वल टू CP log TF स्क्वेयर डिवाइड बाई TA TB, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर TF की वैल्यू पुट करा लेंगे कि TF की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, ठीक है। और एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूँ कि किस फॉर्म के में दे रखे हैं, ओके, ठीक है। अभी हमें काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा इनका, है ना, तो आप फिर चेंजेस कर लेते हैं। चलो आप मूव करते हैं आगे। देखो जो डेल्टा एस है गाइस हमारे पास वो क्या आएगा, यहाँ पर CP है ना। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, log है एंड साथ में यहाँ पर TF है, TF की वैल्यू पुट करेंगे TA प्लस TB एंड डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर आएगा एंड डिवाइड बाय क्या है, TA TB है, इस तरह से TA TB, ओके। तो कुछ इस तरह का ये। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को एक्सपेंड करवा लेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर को एक्सपेंड कराएंगे। तो CP है, log है, साथ में अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, अपने पास यहाँ पर आएगा TA स्क्वायर प्लस में TB स्क्वायर प्लस में 2 TA TB इस तरह से एंड डिवाइड बाय TA TB है, इस तरह से, ठीक है भाई। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म लेगा एंड यहाँ पर एक डिवाइड बाय 2 का फैक्टर भी है, यानी कि डिवाइड बाय 4 है यहाँ पर एक ओवरऑल, है ना, इस तरह से, ओके। अब एक बार दोबारा से ऑप्शंस को देखता हूं मैं यहाँ पर। तो देखो ऑप्शंस में हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर एक तो नीचे 4 TA TB दे रखा है और यहाँ पर एक 1 बना हुआ है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में भी कुछ कुछ ऐसी टर्म्स है कि एक तो पहले 1 बना हुआ है और नीचे TA TB, ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखो गाइस अभी जो फिलहाल हमारे पास फॉर्म है ना, नीचे 4 TA TB बना हुआ है डिनोमिनेटर में log के अंदर, तो यानी कि या तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर तो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म है इन दोनों के अंदर, तो है ना, तो ये तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे सीधा सीधा, इनको हटाओ, बचे सिर्फ ये दो ऑप्शंस। और इनके आगे यहाँ पर कैपिटल M भी आगे बाहर लगा, यहाँ पर स्पेसिफिक दे रखे थे क्या, ओके। तो गाइस यहाँ पर हमें स्पेसिफिक हीट दे रखी थी ये CP, क्या दे रखी थी, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर kg, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर kg होता है वो, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर m kg दे रखा था, तो हमें उस CP को m के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तो m को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दे रखा था, स्पेसिफिक हीट दे रखी थी CP, ठीक है। तो यहाँ पर तब DQ लिखा ही जाएगा ना, तो यहाँ पर एक कैपिटल M भी साथ में आएगा ताकि हम m kg के लिए इसको डिफाइन कर पाए, क्योंकि जो CP होगा वो क्या होगा, वो पर kg को देगा कि कितनी हीट यहाँ पर निकली पर kg, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि m kg के लिए क्या है, तो यहाँ पर m के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर m को डाल लो आगे, बाकी तो सब कुछ ठीक है, ओके। बस यहाँ पर m को आगे मल्टीप्लाई करा लो, ओके। तो यहाँ पर m लास्ट तक चलेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ओके। और अब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कराना है अभी, राइट, हमें 1 बनाना है। तो 1 देखो कहां से बन सकता है, अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस करा दूं 2 TA TB को, ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बनेगा, अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, MCP है, ओके। पहले तो मैंने लिखा 2 TA TB, अब इसके अंदर
2TA TB को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया इस तरह से। फिर अपने पास यहाँ पर एक TA स्क्वायर था एंड एक TB स्क्वायर था, है ना, एंड डिवाइड में क्या था 4TA TB था। तो ये अपने पास थी लॉग के अंदर वैल्यू इस तरह से। ओके, अब यहां पर ये बनेगा 4TA TB, तो MCP साथ में बनेगा 4TA TB और 4TA TB, तो यहां पर बनेगा log 1 साथ में प्लस में अपने पास यहां पर क्या TA स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर माइनस में 2TA TB, तो इसको लिखा जा सकता है TA माइनस में TB का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 4TA TB इस तरह से। तो बस इन्होंने एक सिंपल सी फॉर्म नहीं दे रखी थी, देने को वो ये भी दे सकते थे, ठीक है, ये वाली फॉर्म, लेकिन उन्होंने ये वाली फॉर्म नहीं दी ऑप्शन में, उन्होंने ये वाली फॉर्म दी। तो जस्ट हमने यहाँ पर थोड़ी सी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कराई हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, दैट्स ऑल। कभी कभी क्या होता है वो जस्ट देख लेते हैं कि भाई जो तुमने आंसर निकाला और जो हम ऑप्शंस क्रिएट करें तो वहां तक पहुंच पा रहे हो क्या, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर उसकी फॉर्म चेंज की हम लोगों ने और कुछ नहीं किया है। तो ये वाला हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए के साथ एक्जैक्टली मैच कर जाएगा, ठीक है, राइट, क्योंकि टीएफआर के जब सॉल्यूशंस आते हैं मतलब वो आंसर की देते हैं तो सारे के सारे ऑप्शन ए ही करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो MCP log 1 प्लस TA माइनस TB का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4TA TB, ये वाला हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑल गुड, ठीक है। तो इस तरह से गाइस हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर करना था एंड आई होप कि क्वेश्चन यहाँ पर सभी को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब मूव करते हैं गाइस आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग हैज बीट्स इन अ रो with n identical red beads and 8 minus n identical blue beads. When one of the red beads is replaced by a blue one, the entropy of the given system changes from S to S plus KB log 2. Okay, all configurations of beads are equal probable. What is the value of n? तो गाइस देखो यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने ना यहाँ पर जो हमारे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है, जो कॉम्बिनेशंस परमुटेशन वाला जो कंसेप्ट होता है, उनको इन्होंने रिलेट कर दिया बस एंट्रोपी के साथ, ठीक है। एक तुम्हें फिजिकल सिस्टम दे दिया है यहाँ पर बॉल्स का, ठीक है, राइट, और उसको तुम्हें रिलेट कर दिया है एंट्रोपी के साथ जो हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कंसेप्ट होता है। तो देखो क्या करना होगा हमें यहाँ पर, सबसे पहले तो यार हमें नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस फाइंड करनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो गिवन केस रखा है उसके हमारे पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है, ठीक है। और एक बार हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस आ गई, यानी कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आ गई, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एंट्रोपी निकाल सकते हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, KB log ओमेगा, ओमेगा जहां पर क्या है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस का हो या फिर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स का हो, ठीक है। तो जस्ट हमें यहां पर गिवन सिस्टम के लिए ओमेगा निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस निकालनी है। तो यहां पर क्या बोला, n रेड बोला और 8 - 1 ब्लू बोला। तो केस 1 ले रहा हूं मैं यहां पर, पहले केस 1 n रेड है, ठीक है, और 8 - n जो है वो अपने पास यहां पर क्या है, ब्लू है। तो इस तरह से यहां पर बोला है हमें, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो क्या होंगी, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि देखो यार हमारे पास 8 रेड है, ठीक है, तो यहां पर 8 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थी, सॉरी रेड जो है वो n है, ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो 8 है, ठीक है, कैपिटल N जो है वो 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 8 है और रेड की हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, n है, ठीक है। तो अपने पास यहां पर जो कॉम्बिनेशन आएगा कि वो 8 बॉल हो तो उसके मतलब जो n है वो हमारे पास n रेड बॉल्स हो, ठीक है, जो रेड बॉल्स का जो काउंट है वो हमारे पास n हो, तो उसके हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी वो इसके साथ रिप्रेजेंट होगी। पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूं जस्ट 8CN, ठीक है, 8CN, तो ये आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल एंड साथ में आएगा 8 - n फैक्टोरियल। तो जस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये कि हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 है, ठीक है, तो हमारे पास n रेड बॉल्स होने के कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी बता सकते हैं कितनी होगी, राइट, और एंट्रोपी इसके कोरस्पॉन्डिंग में बोला गया S, ठीक है, इस केस के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें एंट्रोपी बोला गया है वो बोला गया S। तो KB log 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल साथ में 8 - n फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमें यहां पर बोल रखा है S के इक्वल। तो केस 1 हमने यहां पर कर लिया है। अब ऐसे ही जो केस 2 बोला, केस 2 के अंदर क्या बोला कि अगर हम क्या करें, व्हेन वन रेड बॉल इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू वन, तो एक रेड को हमने ब्लू के साथ रिप्लेस कर दिया, तो यानी कि अब n - 1 रेड हो जाएंगे हमारे पास, n - 1 क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, क्योंकि एक रेड को ब्लू के साथ रिप्लेस किया है। और यहां पर अपने पास जो ब्लू होगा उसका एक काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, एक काउंट क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो अपने पास वो कितना बन जाएगा अभी,
राइट, अपने पास वो कितना बन जाएगा, अपने पास बन जाएगा वो 9 माइनस एन, क्या बन जाएगा वो 9 माइनस एन बन जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंपल लिखना चाहो 8 माइनस एन माइनस 1 इस तरह से, ठीक है, जो कि 9 माइनस एन आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये क्या अपने पास यहाँ पर ब्लू बॉल का काउंट है, या ब्लू बीड्स बोला इन्होंने, ब्लू बीड्स कह लो, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन वो कितनी आएंगी भाई, ये आएंगी 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, या इसको पहले इस फॉर्म लिख लेते हैं 8cn माइनस 1, ताकि चीजें फिर क्लियर रहे, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड फिर आएगा अपने पास यहाँ पर क्या 8 माइनस में n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ओके क्लियर। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्रोपी है वो मैं यहाँ पर कितनी दी है क्वेश्चन के अंदर, वो दी है s प्लस के बी लॉग 2, तो इस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग दी है s प्लस के बी लॉग 2, ठीक है। एस डैश इज इक्वल टू एस प्लस के बी लॉग 2, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी के बी, साथ में लॉग 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल है, एंड साथ में 9 माइनस में n फैक्टोरियल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 प्लस 1 9 बन जाएगा, 9 माइनस n फैक्टोरियल। तो ये अपने पास यहाँ पर इस तरह से है, ओके। तो गैस हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो, ठीक है, एंड ये इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लो। अगर मैं इन दो इक्वेशन को सेपरेट करा दूं, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में s से s कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा हमारे पास के बी लॉग 2, एंड अब बचेगा मेरे पास लॉग, पहले तो के बी आएगा, फिर लॉग आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, साथ में आएगा 9 माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। एंड इसके साथ में माइनस आएगा के बी, जो कि इक्वेशन नंबर 1 से आएगी टर्म ये वाली, 8 फैक्टोरियल, पहले लॉग आएगा, फिर 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, साथ में 8 माइनस n फैक्टोरियल, तो इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ पर इसको कर लेंगे, तो कितना आएगा, के बी को लिया मैंने यहाँ पर बाहर कॉमन, अपने पास आएगा लॉग, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए लॉग की, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या बनता है, लॉग ए बाई बी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की जाएगी, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, साथ में 9 माइनस n फैक्टोरियल है, ओके, साथ में आएगा n फैक्टोरियल 8 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। तो ये अपने पास यहाँ पर फॉर्म बन जाएगी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पर n फैक्टोरियल है, तो इससे अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा सिंपली जस्ट n। इधर की बात करें 8 माइनस n फैक्टोरियल है, यहाँ पर बात करें तो 9 माइनस n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, इधर देखा जाए तो सिंपली जस्ट अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पर अपने पास ये +1 ज्यादा है, ये वाला उससे, है ना, ये वाला उससे क्या है +1 ज्यादा है, तो अपने पास यहाँ पर जो 8 माइनस n फैक्टोरियल वो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो यहाँ पर तुम में से कोई। तो 8 माइनस n फैक्टोरियल है, डिवाइड बाय आएगा, इसको लिखा जा सकता है क्या, कि हमारे पास आ जाए 9 माइनस n और साथ में 8 माइनस n फैक्टोरियल, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 5 फैक्टोरियल की, 5 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जा सकता है ना। 5 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, तो ऐसे यहाँ पर लिखा जा सकता है 9 माइनस n फैक्टोरियल को 9 माइनस r बाहर ले लिया और साथ में 8 माइनस n फैक्टोरियल, ये जस्ट -1 सब्ट्रैक्ट किया है। जैसे यहाँ पर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4 बना, तो 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर वही काम है, 9 माइनस n से 1 को सब्ट्रैक्ट किया बना 8 माइनस 1 और उसका साथ फैक्टोरियल डाल दिया, ठीक है। तो सिंपल सी फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसको मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो 8 माइनस n फैक्टोरियल 8 माइनस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 1 डिवाइड बाय 9 माइनस n, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पर बचा है इस तरह से, ओके, है ना। तो अभी बस हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है एंड हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा फिर फिनिश, ओके। तो आप देखो कराते हैं यार, देखो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा के बी लॉग 2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा के बी, ओके। एंड अपने पास गाइस यहाँ पर एक ऊपर ये एन भी बचा हुआ था, इस एन को मैं भूल गया था, ठीक है, एन भी आएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर आएगा एन डिवाइड बाय 9 माइनस एन, इस तरह से, तो ये टर्म आएगी। तो केबी से केबी कट जाएगा, अब लोग है दोनों तरफ तो एंटी लोग ले लो, तो अपने पास आएगा 2 इक्वल टू एन डिवाइड बाई 9 माइनस एन, इस तरह से जस्ट मल्टीप्लाई कराओ तो बना 18 माइनस में 2n इक्वल टू एन, ठीक है। तो अब ये उधर जाएगा तो 18 इज इक्वल टू 3n आ जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू जो अपने पास वो क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स थी, नंबर ऑफ रेड बीड्स,
नंबर ऑफ रेड बीड्स जो थी हमारे पास इनिशियली वो हमारे पास क्या थी, 6 थी। इनिशियली क्या थी हमारे पास, 6 थी, क्योंकि n क्या बोला गया था, नंबर ऑफ रेड बीड्स ही तो बोला गया था ना स्टार्टिंग में, राइट। तो इनिशियली हमारे पास यहाँ पर जो बोला गया था ये n आइडेंटिकल रेड बीड्स, ये यहाँ पर हमारे पास क्या था, 6 काउंट था इसका। तो यहाँ पर इसका जो 6 है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एंड दैट्स इट। यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से हमें यहां पर करना था इस क्वेश्चन को, एंड दैट्स ऑल। ओके, ठीक है भाई। तो ये था गाइस हमारा यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, जिसको यहाँ पर कॉम्बिनेशंस के साथ यहाँ पर रिलेट किया गया था। अभी मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दे रखा है, एन आइडेंटिकल गैस ऑन द प्रेशर PV डायग्राम कैन बी टेकन फ्रॉम पॉइंट K to N अलोंग 3 डिफरेंट पाथ्स। तो यहाँ पर बोला गया हमारे पास एक PV डायग्राम है जहां पर हम पॉइंट K से पॉइंट N तक गए हैं। ये रहा हमारे पास पॉइंट K और ये रहा हमारे पास यहाँ पर पॉइंट N। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट पाथ्स अपनाए हैं, 3 पाथ है, एक तो ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है और एक ये वाला पाथ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो अब बताना है कि इन चारों में से हमारे पास यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम अलोंग ईच पाथ। तो भाई देखो जो इंटरनल एनर्जी होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो तीनों ही पाथ के ऊपर क्या हो रही होगी, वो इक्वल हो रही होगी। तो इस वजह से यही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो हमारे पास TFR में MCQ आते थे, तो सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होने की वजह से अपने पास ये क्या हो जाएगा, पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट। जस्ट मैटर करता है कि इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है। और ये तुम्हारा अभी तक का जो मैंने देखा है TIFR में, जो मैंने अभी तक के यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व किया तुम्हारे सामने, सबसे इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर तो, ठीक है, राइट। बाकी के ऑप्शंस को भी अब देख लेते हैं कि औरों में क्या दे रखा था। यहाँ पर दे रखा है कि वर्क है जो हमारे पास वो सेम है अलोंग ईच पाथ। तो भाई ऐसा नहीं होता है, जो हमारे पास वर्क होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, PDV, ठीक है। वर्क आता है PDV से, यानी कि एरिया अंडर द PV डायग्राम। तो अगर तुम इन तीनों कर्व को देखो तो यहाँ पर जो एरिया है वो अलग अलग है तीनों पाथ के नीचे, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन भी जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्क अलग अलग है, वो पाथ डिपेंडेंट होता है। बात करें नेक्स्ट की, ऑप्शन सी की, द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट इज एडेड टू ईच ऑफ द गैस अलोंग द ईच पाथ। तो गैस यहाँ पर कह रहा है कि जो हीट है वो सेम अमाउंट की कर रहा है। तो गैस ये भी हमारे पास यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, देखो, क्योंकि देखो हमारे पास जो हीट होती है वो क्या होती है, DQ इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में PDV। तो अगर मैं कह रहा हूं कि डेल्टा U तुम्हारे पास हर पाथ का सेम है और PDV तुम्हारे पास हर पाथ का अलग है, तो क्योंकि ये वाली टर्म हर पाथ के लिए अलग है तो DQ भी क्या हो जाएगी, अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो हीट होती है ये भी पाथ फंक्शन होती है। और ये चीज गाइस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली होती है, तो हम लॉज पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स से, उससे पहले तो हम सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले यही चीज पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है, कि हमारे पास जो हीट होती है और जो वर्क होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, राइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी की गलत है यहाँ पर। फिर उसके बाद ऑप्शन डी क्या कह रहा है, देयर इज नो वर्क डन अलोंग द पाथ K और N। तो गाइस जो K से N तक हम जा रहे हैं, ये कह रहा है कि यहाँ पर जीरो वर्क डन है। क्या इस कर्व के नीचे यहाँ पर एरिया जीरो है, नहीं ना, सम एरिया है ना। तो इसकी वजह से ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एरिया है तो वर्क डन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। तो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट था, सबसे इजी क्वेश्चन था TIFR 2024 का। अब बात करते हैं गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक्नीशियन रिसीव्स एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ऑन विच द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इज ड्रॉन बेस्ड ऑन द शोन टाइमिंग डायग्राम एट वैल्यूज 1 2 3 4। तो गाइस यहाँ पर हमें पिन दे रखी है 1 2 3 4 5, ठीक है, जो यहाँ पर डिफरेंट जगह पर लोकेटेड है, राइट। मेजर बाय टेक्नीशियन आइडेंटिफाई द फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। तो गैस यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि एक टेक्नीशियन है जिसने क्या किया है, जस्ट रीडिंग्स ली हैं, ठीक है, इन डिफरेंट पिंस के ऊपर 1 2 3 4 5 के ऊपर देखा है कि हमारे पास सिग्नल किस तरह से आ रहा है, ठीक है, मतलब वहां पर हाई है कि लो है, बस वो आइडेंटिफाई किया उन्होंने। तो हमें ये बताना है कि इसमें गड़बड़ कहां पर है। 4 ऑप्शन दे रखे हुए यहाँ पर, ठीक है, कि एंड गेट इज यूज्ड वेयर और गेट शुड हैव बीन यूज्ड, इनपुट इन्वर्टर एक्टलाइजर और गेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कमियां बता रखे हैं कि ये कमियां हो सकती हैं, ठीक है। तो बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, ओके। तो देखो कैसे करना है हमें यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा कि जो एंड गेट है, राइट, इज यूज्ड वेयर और गेट शुड हैव बीन यूज्ड। तो गैस यहाँ पर जो और गेट है ना ये वाला, इसकी जगह पर एंड गेट होना चाहिए था, ये कहना चाह रहे हैं। जहां पर ये और गेट है इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, एंड गेट होना चाहिए था। जो रीडिंग्स आ रही है, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। देखो क्या अपने पास यहाँ पर
2 और 3 इसके इनपुट हैं, तो ये रहा 2, ये रहा 3, राइट। अब 4 तुम्हारे पास यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है और, अगर और होता है तो क्या होता है, एडिशन होकर के आती है। ट्रुथ टेबल सबको पता है और गेट की, कि और गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, करेक्ट। एक बार यहाँ पर 2 और 3 को देखो, 1 0 है, क्या मिलना चाहिए था और गेट के अकॉर्डिंग, 1 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल क्या रहा है, 0 मिल रहा है, करेक्ट। फिर ऐसे नेक्स्ट के ऊपर जाओ, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, इधर भी 0, चलो ये तो ठीक है। फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, ये भी ठीक है। उसके बाद इधर बने तो यहाँ पर 0 है, इधर 1 है, इधर 0 आ गया, लेकिन इधर 1 था क्योंकि, तो अगर ये और गेट होता तो इधर भी 1 आना चाहिए था, तो नहीं आ रहा ना, तो यहां पर हमारे पास डाटा सेटिस्फाई नहीं हो रहा और गेट के अकॉर्डिंग, यानी कि इस और गेट की जगह पर यहां पर कुछ और होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं कि वो क्या होना चाहिए। तो 2 और 3 को देखो एक बार, यहां पर 1, इधर 0 और यहां पर 0 मिल रहा है, तो यानी कि 1 इंटू 0 0, क्योंकि देखो ऑप्शन ए में वो एंड गेट की बात कर रहा था कि वो एंड गेट होना चाहिए। तो अगर एंड गेट को सेटिस्फाई करके देखो, क्या 2 और 3 का आउटपुट जो है हमें, वो क्या एंड गेट में मिल रहा है हमें, 2 और 3 का आउटपुट जो 4 में मिल रहा है, क्या वो एंड गेट वाला मिल रहा है, जस्ट उसको क्रॉस चेक करो अभी। तो 1 0 की प्रोडक्ट 0, फिर 0 0 की प्रोडक्ट 0, फिर 1 1 की प्रोडक्ट 1, फिर 0 1 की प्रोडक्ट कितनी हुई, 0। तो अपने पास यहां पर एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो सेटिस्फाई हो रही है कि अगर मैं 2 3 को इनपुट डालूं एंड गेट के ऊपर, तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो एंड गेट वाला मिल रहा है। इसी वजह से यहां पर जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मैं बाकी के गलत क्यों है वो भी बता देता हूं। ये तो मैंने बता दिया कि ऑप्शन ए सही क्यों है, लेकिन जो बाकी के ऑप्शन है वो गलत क्यों है, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि इनपुट इन्वर्टर जो है वो एक्ट कर रहा है और गेट की तरह पर। तो इन्वर्टर कहां पर लगा है हमारा, एक तो ये वाला इन्वर्टर लगा हुआ है, एक ये वाला इन्वर्टर लगा हुआ है, तो दो जगह पर इन्वर्टर लगा है। तो पहले इस वाले इन्वर्टर को देखो, इन्वर्टर क्या करता है, सिग्नल को उल्टा करता है, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास 1 है तो उसको 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। तो यहां पर 0 था, इसको 1 कर दिया, यहां 1 था, 0 कर दिया, 0 था, 1 कर दिया, उल्टा कर रहा है। तो इन्वर्टर की तरह काम कर तो रहा है ये, है ना। तो ये वाला गेट तो ठीक से काम कर रहा है। इस वाले गेट की बात कर लेते हैं, इस वाले इन्वर्टर की। 4 5 को देखो, क्या इसका उल्टा है जस्ट ये, अगर 4 0 है तो 5 वाला वहां पर 1 है, 4 जहां पर 1 है 5 वहां पर 0 है, तो यानी कि ये वाला भी हमारा इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास गलत है। इन्वर्टर इन्वर्टर की तरह ही काम कर रहा है, और गेट की तरह काम नहीं कर रहा है। ओके, वो इन्वर्टर की तरह ही काम कर रहा है। इसके बाद क्या है, पिन 4 शॉर्टेड टू ग्राउंड। तो ये कह रहे हैं कि जो पिन 4 है वो हमने शॉर्ट कर दिया ग्राउंड के साथ। भाई अगर ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर रखी होती ना, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही 0 रहती, लेकिन क्योंकि यहां पर एक पीक वैल्यू आई है, मतलब यहां पर एक 1 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्राउंड नहीं कर रखी। अगर ग्राउंड कर रखी होती वो, तो यहां पर भी 0 आता फिर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करें, आउटपुट इन्वर्टर इज फॉल्टी। गैस यहां पर इनपुट की बात की गई थी, यहां पर आउटपुट की। इनपुट इन्वर्टर मतलब कि जो इनपुट में लगा हुआ था, आउटपुट मतलब कि जो आउटपुट में लगा हुआ था, ठीक है। तो अब जो आउटपुट इन्वर्टर है वो भी हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, वो ठीक से काम कर रहा है, वो इन्वर्टर की तरह ही काम कर रहा है, तो ये भी एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो वो फॉल्टी नहीं है, ठीक से काम कर रहा है। तो यहां पर सिर्फ एक ऑप्शन ए था जो सही था यहां पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एंड गेट था, ठीक है, वो होना चाहिए था इस और गेट की जगह पर, इसके अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर और गेट की जगह पर क्या होना चाहिए था, एंड गेट होना चाहिए था। तो वही यहां पर ऑप्शन ए कह रहा था, एंड दैट्स इट। क्लियर। तो क्वेश्चन ये आसान साइड के ऊपर था। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी तुम्हारे टीएफआर के अंदर आ रखे हैं और जैम के अंदर भी आ रखे हैं, क्लास के अंदर हमने किए भी थे इस तरह के 3 4 क्वेश्चन सेम टाइप के, राइट, ठीक है। तो ये इजी साइड के ऊपर क्वेश्चन था, आराम से हो जाना चाहिए था। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो यहां पर क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट नैंड गेट्स हमें बताना है रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आउटपुट ए बार बी प्लस सी बार। तो हमें गाइस ये आउटपुट चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जस्ट हमें यहां पर वो बताना है। 3 7 4 6 हमें ये ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, ठीक है। तो ए बार बी है प्लस सी बार है, ए बार बी प्लस सी बार, राइट, ए बार बी प्लस सी बार, ओके। तो ये हमें यहां पर दे रखा है। तो सिचुएशन कैसे राइज होगी, देखो अगर मैं यहां पर ए को एक नॉट गेट से डालूं और फिर एक एंड गेट लगाऊं बी के साथ इस तरह से, ठीक है, और फिर मैं सी बार को लेके आऊं जो कि मैं एक नॉट गेट से लेकर के आ सकता हूं इस तरह से, और फिर मैं इसको एक और गेट से पास करा दूं ऐसे, तो अपने पास यहां पर जो आउटपुट है मेरे को क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ए बार बी प्लस में सी बार इस तरह से। तो ये मेरे को यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट की कितने यहां पर रिक्वायर्ड रहेंगे। अब गाइस अगर तुम्हें याद हो, हमने ये वाला स्ट्रक्चर किया था एक, मतलब ये वाला गेट किया था हमने, कि ये वाला गेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला गेट, ये वाला गेट भी क्या होता है, एंड गेट ही होता है। कैसे होता है बता भी देता हूं। देखो
मान लो कि तुम्हारे पास ये ए है, ये बी है तुम्हारे पास, ठीक है, या इसको पी क्यू मान लो, क्योंकि ए बी मैं यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। इधर पी ले लिया, इधर क्यू ले लिया, तो तब इस नोट से पास होंगे तो क्या बनेंगे, पी बार क्यू बार, और फिर यहाँ पर ये और गेट लगा है तो पी बार प्लस में क्यू बार आएगा इस तरह से। फिर अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारे पास क्या बन जाएगा, पी क्यू बार बन जाएगा इस तरह से। यानी कि ये नैंड गेट की तरह ही काम कर रहा है। तो यानी कि नैंड गेट इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, नैंड गेट इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले नोट को उठा के मैं यहां पर ले गया, और अगर दो नोट होते हैं यानी कि दो बार अगर मैं इन्वर्टर लगा देता हूं तो वो सेम चीज हो जाती है, ठीक है, वो बफर की तरह काम करता है, मतलब कि वो सिग्नल को चेंज नहीं कराता। मान लो कि तुम्हारे पास एक ये नोट गेट लगा दिया, एक नोट गेट ये लगा दिया, एंड यहाँ पर मैंने एक आर दे दिया सिग्नल, तो यहाँ पर बनेगा आर बार, इधर तुम्हारे पास दोबारा से आर आ जाएगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक नोट गेट मैंने यहाँ पर डाल दिया बीच में, एक नोट गेट मैंने यहाँ पर डाल दिया बीच में, और इस वाले नोट को उठा करके मैं यहाँ पर ले आ रहा हूँ, ठीक है, राइट। इस वाले नोट को उठा करके मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लेके आ जा रहा हूँ इस तरह से, ओके। तो अब ये जो है, ये वाला जो गेट है, ये अपने पास एक नैंड गेट हो गया, ये एक नैंड की तरह काम करेगा, ठीक है, ओके, ये क्या करेगा, एक नैंड गेट की तरह काम करेगा। अब ऐसे ही यहां पर अपने पास ये जो है, ये एक नैंड गेट है क्या, एंड के आगे नॉट गेट है, यही तो नैंड होता है, राइट, ये भी क्या है, एक नैंड गेट है। अब नॉट गेट है, नॉट गेट को एक नैंड गेट से अचीव किया जा सकता है, कैसे, अगर हम ऐसे शॉर्ट करवा देते हैं तो ये जो नैंड गेट, ये जो बनता है नैंड, ये नॉट की तरह एक्ट करता है। मान लो कि तुम्हारे पास यहां पर ए है, यहां पर क्या तुम्हारे पास ए है, तो अब दोनों ही इनपुट में ए जा रहा है, तो ए इंटू ए का बार आएगा यहां पर, तो यानी कि ए बार आएगा, तो ये अपने पास यहां पर एज अ नॉट गेट काम करता है, ठीक है, क्या करता है, एज अ नॉट गेट काम करता है। बनाया यहां पर मैंने नैंड है, लेकिन नैंड के तब इनपुट को मैंने शॉर्ट कर देते हैं हम, तो वो क्या बनता है, नॉट गेट बनता है। तो यानी कि इस नॉट गेट के लिए भी सिर्फ एक नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है, तो इसको भी हम नैंड के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नैंड गेट ये रहा, एक नैंड गेट ये रहा, एक नैंड गेट ये रहा, तो यहां पर तीन नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है ये आउटपुट अचीव करने के लिए, एंड दैट्स इट, ठीक है। एक नॉट गेट ऐसे नैंड गेट की तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा, एक ये नैंड रहा और एक ये नैंड रहा, तो यहां पर तीन नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 3, एंड दैट्स इट। ऑल क्लियर। तो इस तरह से गाइस हमें इस क्वेश्चन को यहां पर अप्रोच करना था, एंड आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन यहां पर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, इजी साइड के ऊपर क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, ओके, राइट। और बात करूं सही में तो क्लास 12 का क्वेश्चन था ये, ठीक है, वहां पर भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन देख रखे होते हैं, तो एक क्लास 12 का ही क्वेश्चन था ये, ओके। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो गाइस क्या सीन है इस क्वेश्चन के अंदर, अ स्टूडेंट मेजर्स द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अ मटेरियल विद हाफ लाइफ ऑफ 13,000 ईयर्स विद Gigner counter. In the laboratory notebook, the student records the following decays after every 10 seconds. तो guys इक्वल इंटरवल के अंदर यहाँ पर उन्होंने डिकेज देखे कि नंबर ऑफ डिकेज जो है वो इस तरह से है हर 10 सेकेंड में, ठीक है। द टीचर सस्पेक्ट्स दैट द एक्सपेरिमेंट वाज नॉट डन प्रॉपर्ली एंड द स्टूडेंट क्रिएटेड द नंबर्स मैन्युअली। तो यहाँ पर कह रहे हैं टीचर कि स्टूडेंट्स को, मतलब जो टीचर है तो उसको एक डाउट है कि उसने ये जो डाटा है ये खुद से लिख दिया, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि वो ऐसा सोच रही है वो टीचर, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो ये सबसे पहली बात तो कि अपने पास ना यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो तुम्हारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पर ये पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या करता है हमारे यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब इसके बाद हमारे पास बात क्या आती है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास वेरियंस होता है ना और जो मीन होता है वो सेम चीज होती है, ठीक है। जो वेरियंस होता है और जो मीन होता है वो क्या होता है, सेम होता है, राइट। और जो यहाँ पर गिवन डाटा है, जो गिवन डाटा है इसके अंदर ये चीज नहीं हो रही, जो मीन है और जो वेरिएंस है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, और इसी की वजह से टीचर को लग रहा है कि जो उसने डाटा लिया है उसने वो खुद मैन्युअली लिख दिया, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि अगर उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होता, सच में ठीक डाटा होता, तो उस चीज को वो सेटिस्फाई करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। तो पहले बस इसका मीन निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है, फिर इसका वेरिएंस निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले मीन निकालते हैं, तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी डाटा को ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कराता हूँ, देखते हैं कि क्या निकल के आता है यहाँ से, ठीक है। तो अपने पास जो पहली वैल्यू है वो है 158, फिर प्लस में 146, फिर प्लस में 145, फिर प्लस में 163 है, एंड फिर अपने पास है 154, फिर अपने पास है 163, फिर अपने पास है 160 यहाँ पर अब 2 बार आ चुका है, ठीक है, 160 एक बार और आ गया। उसके बाद फिर अपने पास है यहाँ पर 152,
एंड फिर अपने पास है यहाँ पर 157 एंड फिर है 154 एंड देन वी हैव 156 एंड देन वी हैव 149 एंड देन वी हैव 168 एंड देन वी हैव 152। ठीक है, तो गाइस ये अपने पास आया 2337। तो अपने पास यहाँ पर जो समीशन है, ठीक है, जो हमारे पास डाटा है, हम मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मीन कैसे निकालते हैं? मीन कैसे निकालते हैं? समीशन ऑफ xi डिवाइड बाय कैपिटल N। ठीक है, तो जो समीशन आया मेरे पास यहाँ पर आया वो 2337 आया इस तरह से। अब कैपिटल N की अगर मैं बात करता हूं, कैपिटल N यानी कि जो कितने डाटा है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो गैस हमारे पास यहाँ पर 15 रीडिंग्स हैं। कितनी है? 15 रीडिंग्स है, तो डिवाइड बाय 15 कर दिया जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर इसका मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं अभी बड़े आराम से। जस्ट डिवाइड बाय क्या करना होगा? 15 करना होगा। क्या करना होगा? डिवाइड बाय 15। तो ये आ जाएगा 155.8। तो ये हमने यहाँ पर मीन वैल्यू निकाल ली है अपनी। क्या निकाल ली है? मीन वैल्यू निकाल ली है। अब जस्ट हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है अभी हमें? यहाँ पर जस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। तो देखो वेरिएंस हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा? सिग्मा स्क्वायर होता है हमारे पास वेरिएंस, एंड इसकी जो वैल्यू होती है कैसे निकल के आती है? जो तुम्हारे पास डाटा है माइनस में जो तुम्हारे पास एवरेज वैल्यू है, इसका स्क्वायर एंड डिवाइड बाय क्या कर देंगे? एन कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है अपने पास यहाँ पर वेरिएंस। ठीक है, तो इसको तब तुम कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू काफी लेस आ जाएगी तुम्हारे मीन वैल्यू से, और इसी वजह से तुम्हारे पास यहाँ पर जो टीचर को है वो डाउट हुआ कि उसने जो रीडिंग्स है वो मैनिपुलेट की है, उसने वो ठीक से नहीं किया। तो आओ भी निकाल के देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अपने पास यहाँ पर यार जो डाटा है वो क्या है? 157 146 145। ये डाटा तो लिखने में मेरे को ऑलरेडी पहले टेबल बना लेनी चाहिए थी वैसे इसकी, है ना। पहले सोल्व करके तो हमारे सामने एक टेबल डाल देता, मेरे लिए ईजी हो जाता फिर। तो 158 है, 146 है, 158 है, 146 है। ओके, उसके बाद फिर अपने पास क्या? 145 है। ओके, फिर अपने पास यहां पर है 163 154 163 154, फिर दोबारा से 163 था एक, एंड फिर आई गेस दो 160 थे, राइट, दो 160 एंड फिर 152। ठीक है, फिर अपने पास क्या है? 152 है, और फिर 152 के बाद क्या है भाई? फिर 157 है, 154 है, 157 154, एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है? 156 एंड 149। कैसे अगर कोई डाटा गलत नोट हो जाए तो प्लीज उसके लिए माफ कर देना। ठीक है, मतलब ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि बाय मिस्टेक एक आधी वैल्यू गलत भी हो जाए। ठीक है, मैं तरीका बता देता हूँ, देखो तरीका इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, सेम क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, तुम्हें बस तरीका समझ में आया कि करना क्या है। करना बस ये है तुम्हें। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्स आई लिख दिया है कि हमें जो डाटा दे रखा था। अब क्या करना है? एक्स आई माइनस में एक्स एवरेज करना है, एक्स आई माइनस में एक्स एवरेज करना है। एक्स एवरेज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? करेक्ट, कितना था वो? 155.8। तो 155.8 हर एक वैल्यू में से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्स मीन कितना है अपने पास? 155.8, 155.8। ठीक है, तो ये अपने पास है यहाँ पर इस तरह से। तो अब हमें जस्ट क्या करना है भाई? जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है हर एक वैल्यू को। तो अपने पास क्या आएगा? 158 आएगा, माइनस में 155.8 आएगा, तो अपने पास यहाँ पर बचा है 2.2। ठीक है, फिर अपने पास यहाँ पर जैसे 146 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, 155.8 है, एंड उसमें से 146 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अपने पास यहाँ पर आएगा 9.8। अब गाइस देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पर ना पॉजिटिव नेगेटिव साइन मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो चाहे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, हमें उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मोड साइन डाल देता हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू से मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास वहाँ पर स्क्वायर होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा फिर। तो मैंने यहाँ पर जस्ट मोड ले लिया वैल्यू का। क्या ले लिया? मोड ले लिया। ओके, फिर ऐसे नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर जाएंगे। 145 है यहाँ पर, तो अपने पास आएगा 10.8। फिर अपने पास यहाँ पर 163 है, तो अपने पास यहाँ पर आएगा 7.2। फिर 154 है अपने पास यहाँ पर। ठीक है, तो अपने पास आएगा 1.8। फिर 163 दोबारा से आ गया तो 7.2। ठीक है, फिर अपने पास यहाँ पर 160 है, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 4.2। और यहाँ पर अपने पास क्या है? ये 152 है। क्या है? 152, तो अपने पास आएगा यहाँ पर 3.8। फिर अपने पास यहाँ पर 157 है, तो अपने पास आएगा 1.2। फिर 154 है, तो अपने पास आएगा 1.8। फिर 156 है, तो अपने पास आएगा 0.2। फिर 149 है, 149, तो अपने पास आएगा यहाँ पर 6.8। फिर यहाँ पर 68 है, तो अपने पास आएगा यहाँ पर 12.2।
और फिर अपने पास यहाँ पर 52 है तो अपने पास आएगा 3.8। ठीक है, अब इनका क्या कराना है, हमें स्क्वायर कराना है एंड डिवाइड बाय एन भी कराना पड़ेगा। ठीक है, इनका स्क्वायर भी कराना है एंड डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, एन भी करवाना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो पहली बात तो यहाँ पे यहीं पे चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो अपने पास यहाँ पर ना जो मीन था, जो मीन था यहाँ पर वो क्या हुआ था, वहां पर सम किया था हमने वहां पर, और इसका जो सम है वो 2337 बना था, डिवाइड बाय एन किया था। अब यहाँ पर जो एन है वो तो सेम है, 15 के साथ ही डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर जो टर्म ऐड होने वाली है, समीशन जो होने वाला है वो काफी ज्यादा छोटी क्वांटिटी है। जो यहाँ पर चीजें ऐड होने वाली है, इसका स्क्वायर होगा पहले तो ऑफ कोर्स। ठीक है, पहले इसका स्क्वायर होगा, राइट। तो ये वाली क्वांटिटीज जो है वो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा छोटी है, तो इसका सम जो है वो 2000 से काफी ज्यादा छोटा आने वाला है। ठीक है, तो इनका बस तुम स्क्वायर कराओगे, फिर उसका समीशन लोगे एंड डिवाइड बाय 15 करा दोगे। ठीक है, वो वहां पर तुम्हारे पास वेरिएंस आ जाएगा, निकाल लेना जो भी आए। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना जो भी आए। ठीक है, जो भी आए निकाल लेना। मैं यहाँ पर जस्ट इतना कह रहा हूं कि अपने पास एक काफी ज्यादा कम होगा मीन से, और लॉजिक क्या है, मीन से काफी ज्यादा कम होने का लॉजिक है जस्ट इतना है, क्योंकि हम यहाँ पर तब इसको ऐड करेंगे। जैसे ये वाली वैल्यू ले लो, 2.2 का स्क्वायर कराना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा, 2.2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा तुम्हारे पास यहाँ पर क्या, 4.84। एग्री। तो अपने पास यहाँ पर जो ये डाटा है, ठीक है, ये जो डाटा आने वाला है यहाँ पर इस कॉलम के अंदर काफी ज्यादा स्मॉल वैल्यूज होंगी, तो इसका जो सम होगा वो 2000 से काफी ज्यादा स्मॉल होगा। ओके, राइट, क्या होगा, 2000 से काफी ज्यादा स्मॉल होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जस्ट कि अपने पास यहाँ पर जो इस वेरिएंस है वो मीन से काफी ज्यादा लेस होने वाला है। वेरिएंस इज वेरी लेस देन एक्स बार, यानी कि मीन, और इसी की वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं ये चीज हमारी इनकरेक्ट है। बट फॉर पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए था एक्स बार के, जो कि हमारे पास इस वाले केस में नहीं हमें मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या बोला गया था कि हमारे पास जो वेरिएंस है वो काफी ज्यादा छोटा है मीन से, अनलाइक व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्ट किया जाता है कि वेरिएंस और मीन की वैल्यू सेम आए, लेकिन यहाँ पर वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएंस है वो काफी ज्यादा छोटा आ रहा है, इसी की वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था देखा जाए तो। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं था, ये तुम्हारा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। क्लियर है। ओके, तो इस तरह से गाइस हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन करना था। आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पर सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं होगी। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या गिवन है, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 200 वोट पर मीटर स्क्वायर is incident on a set of two perfect polarizers arranged one behind other. The first polarizer had its transmission axis at 55 degree, right, with respect to the vertical. तो गाइस यहाँ पर एक पोलराइजर दे रखा है। ठीक है, तो पोलराइजर मैंने लो भाई ये बना दिया मैंने एक पोलराइजर। ठीक है, अब पोलराइजर का क्या बोला है कि इसकी जो फर्स्ट एक्सिस है वर्टिकल के साथ इसने 55 डिग्री का एंगल बना रखा है, तो ये वर्टिकल रहा एंड ये इसका पोलराइजर रहा, मान लो 55 डिग्री के ऊपर इस तरह से। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंड द सेकंड पोलराइजर हैड इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 100 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। अब गाइस जो अगला तुम्हारे पास पोलराइजर है, तो लो भाई ये मैंने बना दिया अगला पोलराइजर जो कि एज अ एनालाइजर एक्ट कर रहा होगा, ये इसका वर्टिकल हो गया। अब इसकी जो एक्सिस इन्होंने बोली वो बोली 100 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो भाई ये अपने पास यहाँ पर रहा 100 डिग्री इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये रहा हमारे पास यहाँ पर 100 डिग्री इस तरह से, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है। अब क्या बोला गया, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। तो गाइस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट मेलस लॉ का यहाँ पर यूज लगेगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, तो अब ये अनपोलराइज्ड लाइट क्या करेगी, ये बन जाएगी लीनियर पोलराइज्ड लाइट। कहां पर, इस एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो अपने पास ये लीनियर पोलराइज्ड लाइट बनेगी 55 डिग्री टू द वर्टिकल, और तब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, तो इसके साथ यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल अपने पास है यहाँ पर 55 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल बचेगा अपने पास कितना बचेगा, 50 माइनस मतलब 100 माइनस 55, तो बचा 45 डिग्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ, ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी वो अगर आई नोट थी तो इधर इंटेंसिटी हो जाएगी आई नोट बाई 2। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी हाफ हो जाती है तो वो अनपोलराइज से लीनियर पोलराइज बनती है, तो ठीक है, और यहाँ पर अब लगेगा मेलस लॉ। तो अपने पास यहाँ पर जो फाइनल इंटेंसिटी होगी, जो इधर इंटेंसिटी में कह रहा हूँ इंटेंसिटी फाइनल, तो इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी आई नोट बाई 2, एंड साथ में मेलस लॉ के अकॉर्डिंग आएगा cos स्क्वायर 45 इस तरह से। तो आई नोट बाई 2 साथ में cos स्क्वायर 45 की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है,
क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर जाएगा ना, 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, हाफ होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आ गया I0 डिवाइड बाई 8, I0 डिवाइड बाई 8। अब जो तुम्हारे पास यहाँ पर इंटेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है तुम्हें यहाँ पर कितनी कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 200 तुम्हें गिवन है यहाँ पर। गाइस ये I0 बाई 8 नहीं है, I0 बाई 4 एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर हाफ बनेगा ना इधर ये, और यहाँ पर भी 2 है तो 4 आएगा, सॉरी माय बैड, बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। तो I0 बाई 4 है, तो I0 तुम्हें दे रखा है यहाँ पर 200, तो 200 डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ पर 50, राइट। और 200 की यूनिट क्या थी, 200 की यूनिट थी वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो 50 की यूनिट क्या आएगी, वॉट मीटर स्क्वायर आ जाएगी इस तरह से, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये था तुम्हारे पास यहाँ पर क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ और था ही नहीं, जस्ट सिंपल सा मेनलेस लॉ का क्वेश्चन। अभी इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही लोगे, ठीक है, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था मेनलेस लॉ का। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, टू स्मॉल लाउड स्पीकर्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर वर पॉइंटेड टुवर्ड्स अ स्मॉल माइक्रोफोन कैपिटल एम एट डिस्टेंस 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन ए बी। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं जहां पर तुम्हें लाउड स्पीकर प्लेस किए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि तुम्हारे पास एक माइक्रोफोन है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जो तुम्हारे पास 1.5 मीटर अवे है इस सेंटर पॉइंट से, जो कि ए और बी की जो लाइन है उसके सेंटर पॉइंट से 1.5 मीटर की दूरी पर है, राइट। इसके बाद क्या बोला गया, द फॉलोइंग साउंड इंटेंसिटी पैटर्न वाज ऑब्जर्व्ड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास जो सुपर पोजिशन है इन वेव्स का, जो कि ए से और बी से, यानी कि इन दो स्पीकर से जो हमारे पास यहाँ पर वेव जनरेट हुई है उनके सुपर पोज से जो हमें पैटर्न मिला है माइक्रोफोन एम में, वो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का है, ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, हमें बताना है द डिप्स इन द सिग्नल वर रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ 14.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 14.5 सेंटीमीटर हमें क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर बोला गया है जो डिप्स है, यानी कि जो हमारे पास मिनिमा है सिग्नल के अंदर, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इनके बीच का जो गैप है वो बोला गया है 14.5 सेंटीमीटर। क्या बोला गया, 14.5 सेंटीमीटर बोला गया दो मिनिमा के बीच का गैप, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा, बिटवीन टू मिनिमा इज इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया, मैं खुद से नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अंदर यहां पर बोला गया है, ओके। इसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है हमें यहाँ पर 343 मीटर पर सेकंड। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। अब गैस यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, एंड ऑप्शंस के अंदर जो बात की जा रही है वो एक तो फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो वाइब्रेट हो रही है, एंड दूसरी जो चीज बोली जा रही है कि वो हमारे पास आउट ऑफ फेज है कि वो फेज के अंदर है। हमसे जस्ट इस तरह की चीजें पूछी गई है। अब देखो एक बात समझो, यहां पर हमारे पास एक पैटर्न है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या ये पैटर्न बना हुआ है, इंटरफेरेंस पैटर्न कह लो या डायफ्रैक्शन पैटर्न कह लो। वैसे यहाँ पर इंटेंसिटी अलग अलग है तो डायफ्रैक्शन पैटर्न कहना ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होती है, अपने पास वहां पर सेम इंटेंसिटी होती है हर पीक के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अपने पास यहाँ पर जो सुपर पोजिशन की वजह से जो पैटर्न बना था, वहां से हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा ये है, और डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ। तो अपने पास यहाँ पर बीटा की वैल्यू जो कि होती है लैम्डा डी बाई डी, ये हमें यहाँ पर दे रखी है 14.5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, फ्रिंज विड्थ है, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब लैम्डा में दे नहीं रखा, और एक चीज और भी होती है कि भाई जो इंटरफेरेंस वाली जो चीजें होती हैं कब मिलती है, तो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो, ठीक है। तो यानी कि अगर हमें इस तरह का पैटर्न मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही लाउड स्पीकर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, और वो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, किसी वेव के लिए जो स्पीड ऑफ द वेव है एंड डिवाइड बाय जो फ्रीक्वेंसी उस वेव की। तो क्या लैम्डा को यहाँ पर पुट किया जा सकता है v बाई एफ, तो यहाँ पर v बाई एफ पुट कर लेंगे, साथ में कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी पुट कर लेंगे, 14.5 सेंटीमीटर। कैपिटल डी तुम्हें दे रखा है 1.5, ठीक है, तो इसको पुट करा लो। एंड तुम्हें यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी दे रखी है v की वैल्यू, ठीक है। v तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है 343 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्मॉल डी भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देख लेते हैं कि क्या गिवन है। स्मॉल डी 15 सेंटीमीटर गिवन है स्मॉल डी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो ये गिवन है तुम्हें 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है 0.015 मीटर, ठीक है। फिर कैपिटल डी की वैल्यू तुम्हें 1.5 थी, 15 थी, 1.5। तो यहाँ पर तुम्हें दे रखा है 1.5 मीटर कैपिटल डी की वैल्यू, ठीक है। कैपिटल डी की वैल्यू 1.5 मीटर है, स्मॉल डी की वैल्यू 0.15 मीटर है, ओके, है ना। और तुम्हारे पास यहाँ पर स्पीड की वैल्यू तुम्हें पता है, फ्रीक्वेंसी तुम्हें निकालने, तो सब कुछ तो तुम्हें पता है, निकाल दो यहाँ से, क्या ही है क्वेश्चन में। तो 343 आएगा मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी जो कि तुम्हारे पास होता है 1.5, राइट।
और गैस यहाँ पर जो स्पीड है ये मतलब ये जो डिस्टेंस है सॉरी फ्रिंज विड्थ वाला वो सेंटीमीटर में गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁻⁻2 करना पड़ेगा साथ में, तो ये भी कर लेना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन था ना, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ओके क्लियर। 14.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके तो अपने पास यहाँ पर डिवाइड बाय एफ एक तो और साथ में स्मॉल डी है 0.015 मीटर, इस तरह से है ना, एंड इक्वल टू आएगा तुम्हारे पास 14.5 इंटू में 10⁻⁻2 इस तरह से। अब यहाँ पे जस्ट एफ की वैल्यू को निकालना है, क्या करना है, एफ की वैल्यू को निकालना है। तो निकालो जरा, देखो कि क्या निकल के आती है। चलो कैलकुलेटर निकालते हैं, करते हैं इसको सोल्व। तो 343 अपने पास यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 1.5 है, ओके, एंड डिवाइड बाय 0.15 है, ओके, एंड डिवाइड बाय 14.5 है, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। तो अपने पास यहाँ पर आ रहा है 23,655.172, यानी कि मैं कह सकता हूँ 326.55 किलो हर्ट्स। देखना एक बार किसी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी में गिवन है क्या, 236.55, 236.55, 236.55। तो गैस देखो यहाँ पर 236, ओके आई गेस यूनिट्स में गैस हमने कहीं पर गड़बड़ की है, क्योंकि यहाँ पर 23.6 है और हमारे पास आया 236.5। हमें जस्ट थोड़ा सा, ओह सॉरी गाइस माय बैड, मैंने यहाँ पर कन्वर्जन में गलती किया। जस्ट यहाँ पर देखो, तब इसको मैं किलो में चेंज करूँ तो 23.6 आएगा, ना कि 236.6 आएगा। तो मैंने जस्ट लास्ट स्टेप में गलती कर दी, ठीक है। चलो ये ऑप्शन में नहीं था, ये तो बेफालतू में क्वेश्चन में गलत मार्क करवा देता, है ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, 23.65 आ जाएगा किलो हर्ट्स में, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 23.65 किलो हर्ट्स। ओके तो फ्रीक्वेंसी तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आई है। अब देखो कितने ऑप्शंस में प्रेजेंट है, एक तो यहाँ पर प्रेजेंट है ये, और एक अपने पास इसके अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कुछ और दे रखी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है ए और बी में, ऑप्शन ए कह रहा है कि वो हमारे पास आउट ऑफ फेज है, और हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो क्या कह रहा है कि वो इन फेज है। अब इसके बारे में कैसा पता चलेगा कि इन फेज है कि आउट फेज है, तो गाइस इसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि हम चेक करें कि हमारा सेंट्रल मैक्सिमा कैसा है। अगर तो सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा कहना वर्ड ठीक नहीं है, जो सेंट्रल जो फ्रिंज आ रखी है वो कैसी है, ठीक है, वो चेक करना है हमें कि हमारी सेंट्रल फ्रिंज जो है वो कैसी है। अगर तुम्हारे पास सेंट्रल फ्रिंज डार्क हुई, यानी कि मिनिमा अगर वहां पर होता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर वो आउट ऑफ फेज है। क्योंकि अगर यार तुम्हारे पास दो वेव्स हैं, उनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस होता है, तो वहां पर तुम्हारे पास मिनिमा फॉर्म होता है, ओके। और अगर ऐसे ही तुम्हारे पास अगर दो वेव्स हैं जो सुपरपोज हैं, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 का हो या फिर 2 पाई का हो, यानी कि अगर वो इन फेज होती है तो वहां पर तुम्हें मैक्सिमम मिलता है। तो बस अब तुम्हें ये चेक करना है कि तुम्हारे पास जो ये सेंट्रल वाली जो फ्रिंज है वो तुम्हारे पास एक डार्क फ्रिंज है कि वो एक ब्राइट फ्रिंज है, यानी कि वहां पर तुम्हें एक मैक्सिमम मिल रहा है कि वहां पर तुम्हें एक मिनिमम मिल रहा है। बस तुम्हें इतना देखना है, अगर तुमने इतना देख लिया वहां से तुम्हें पता चल जाएगा। तो आप फिर देखते हैं कि अपने पास यहाँ पर क्या सीन है। तो देखो सेंट्रल गैस हमें कहां पर मिल रहा होगा, ये गैस हमारे पास सेंट्रल वाली लोकेशन है, ठीक है, क्योंकि देखो एक ये वाला मैक्सिमा है, एक ये वाला मैक्सिमा है, ठीक है, और इसके बीच में यहां पर एक मिनिमा लाई कर रहा है ये वाला। तो यहां पर जो सेंट्रल स्पॉट है, राइट, वहां पर मेरे को एक मिनिमा मिल रहा है, ओके। तो इसी वजह से मैं यहां से कह सकता हूं कि हमारे पास जो वेव्स यहां पर आई होंगी उनके बीच में जो यहां पर फेज डिफरेंस होगा वो पाई का होगा, यानी कि दे आर आउट ऑफ फेज, दे आर आउट ऑफ फेज, दे आर आउट ऑफ फेज। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पर सेंट्रल मिनिमा देखने के लिए मिल रहा है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई का होगा, यानी कि वो आउट ऑफ फेज होंगे। अगर यहां पर मेरे को एक मैक्सिमम मिल रहा होता, एक ब्राइट फ्रिंज मिल रही होती, तो मैं कहता कि उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 या फिर 2 पाई है, यानी कि वो इन फेज है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, आउट ऑफ फेज आएगा। तो आउट ऑफ फेज यहां पर ऑप्शन ए के अंदर प्रेजेंट है, तो ये अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल, हो गया, ठीक है। तो गाइस इस सेशन का सिर्फ इतना रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 से 20 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पूरा डिटेल डिस्कशन क्या है, इसी वजह से जो वीडियोस हैं थोड़ी लेंथी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल डिस्कशन हो रहा है। अगर मेरे को सिर्फ सॉल्यूशन करना होता थोड़ा जल्दी हो जाता, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा डिटेल में ही रहे, ताकि जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर भी इन वीडियोस को देखें उनको थोड़ा सा फ्रूटफुल डिस्कशन यहाँ पर मिल रहा हो, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम और सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे TFR 2024 के। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना, ताकि फ्यूचर की जो वीडियोस है उनकी भी आपको अपडेट मिलते रहे।
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड टिल देन बाय।